नमस्कार। डीडी यूपी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने खास कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। और आप सभी को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की ढेर सारी शुभकामनाएं भी। धरती माँ की गोद से हम सब अन्न उगाते हैं, हमारे किसान इसमें सबसे ज्यादा योगदान देते हैं और वो अन्न ही हमको ऊर्जा देता है कि उसे खाकर हम में इतनी ताकत आए कि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। ऐसे में आज के वक्त में बहुत ज्यादा जरूरत है विश्व में दो बड़ी चीजों से निपटने की। सबसे पहले कि हर किसी को भोजन मिले, कोई भूखा ना सोए, और दूसरा उस भोजन में न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की मात्रा भी सही हो, तभी हम सब सही तरीके से अपना काम भी कर पाएंगे। अंग्रेजी में वो कहावत है ना, यू आर वॉट यू ईट, आप जो खाते हैं वही बनते भी हैं। इसी पर आज का हमारा कार्यक्रम है पौष्टिक भोजन, पौष्टिक आहार। और आइए बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं परवेज अख्तर जी, जो क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और दर्शकों, दूसरे मेहमान के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशाल सिंह जी, जो कि फूड मैन के नाम से फेमस हैं। विशाल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में परवेज सर आपके साथ करना चाहूंगी, इतनी भूमिका हमने बनाई खाने के बारे में। खाद्यान्न पहले उगाया जाता है, फिर एक लंबी प्रोसेस की विधि से वो गुजरता है, फिर उसका भंडारण किया जाता है, फिर वितरण होता है, फिर वो कहीं जाके हमारे रसोई घरों में पककर निवाले के रूप में हमारे पेट तक पहुंचता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन जितने हाथ उगाने वाले हैं उससे ज्यादा मुंह खाने वाले हैं। ऐसे में आपका विभाग कितनी मेहनत करता है, किस क्रम से चलता है कि सब तक जो खाद्यान्न वितरण है वो सही तरीके से हो सके? खाद्य एवं रसद विभाग का प्रारंभ से ये उद्देश्य रहा है कि हम खाद्यान्न की आपूर्ति को बनाए रखें और उसके मूल्य पर नियंत्रण रखें। ये हमारे विभाग का मूल उद्देश्य रहा है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम किसान, जब आपने कहा कि किसान जो है फसल उगाते हैं, तो किसान से सरकार जो है उनके गेहूं और उनके धान का क्रय करती है। क्रय करने के बाद उसको एफसीआई के, भारतीय खाद्य निगम के जो भंडारगृह हैं, वहाँ पर इसको स्टोर किया जाता है। स्टोर होने के बाद वहाँ से हमारे विभाग द्वारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसे सिंगल स्टेज योजना कहते हैं, ट्रकों से उस पर लाद कर जो हमारे जनपदों में, हमारे गांव में, हमारे शहर में जो राशन की दुकानें हैं, वहां पे उस राशन को भेजा जाता है। उस पर जीपीएस लगा रहता है, ट्रैकिंग करते हुए राशन जाता है। राशन की दुकान पर जब राशन पहुंच जाता है तो वहां से जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं वो लाभार्थी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से वहां से जाकर राशन प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार एक चेन बनी हुई है जिसमें भारतीय खाद्य निगम है और हमारा राशन का दुकानदार है और कार्ड धारक हैं। इन चेन के माध्यम से हम पर्याप्त मात्रा में जो भी हमारे एलिजिबल कार्ड धारक हैं, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनको राशन हम लोग प्राप्त कराते हैं। बिल्कुल। विशाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर ने हमको पूरी विधि बताई कि किस तरह से जो सरकारी तंत्र है वितरण करने का, गरीब लोगों तक वो पहुंचता है। पर हमने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप गरीबों को भोजन कराना, भोजन को लेकर लोगों को जागरूक कराना, इसमें इस कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि आपका नाम ही फूड मैन पड़ गया। ये नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे की कहानी बताइए हमें। जी देखिए, थोड़ा सा ये इसमें मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा थोड़ा वाक़या हुआ था। मेरे पिताजी गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती थे और मैं भी एक साधारण परिवार से हूँ, तो उनकी बीमारी के दौरान मैंने भी अस्पतालों के बाहर कुछ रातें गुजारी और मैंने देखा ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे जैसे नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अस्पतालों में अपना पेट काट के अपने परिजनों का इलाज करा रहे हैं। तो पिताजी के इलाज के दौरान मैंने इस दर्द को देखा, इस दर्द को सहा और उसके बाद मन में पिताजी नहीं बसे, मैं लखनऊ आ गया। संघर्ष का दौर बहुत चलता रहा और मैं कह सकता हूँ कि मैंने वो भी समय देखा है कि जब एक मैंने फेंका हुआ खाना भी खाया है। तो भूख की उस तड़प, भूख की उस मुफलिसी को मैंने सहा है और उसके बाद मैं लखनऊ आ गया। संघर्ष का दौर चलता रहा, धीरे धीरे मैं एस्टेब्लिश हुआ और मैंने अस्पतालों में जो तीमारदार हैं उनकी सेवा करना शुरू किया और धीरे धीरे यहीं से मेरा नाम फूड मैन पड़ गया। दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम जारी रहेगा, मगर आइए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे से जुड़ी एक लघु फिल्म देख लेते हैं पहले।
क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में। हमारे साथ परवेज जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हमने जाना कि किस तरह से जो पूरी चेन है वो काम करती है। जो गरीब तबके का व्यक्ति है उस तक पूरा जो खाद्य अन्न है उस तक पहुंचाने में। हम ये भी समझना चाहेंगे कि गरीब इंसान जो राशन कार्ड बनवाता है और उसके जरिए राशन लेता है, उसको बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है? राशन कार्ड बनाना बहुत ही आसान कर दिया गया है विभाग द्वारा। कोई व्यक्ति, कोई परिवार जिसे लगता है कि उसको राशन मिलना चाहिए, राशन योजना का लाभ मिलना चाहिए, वो पात्र है, तो वो अपने नज़दीकी लोकवाणी केंद्र, जिसे जन सुविधा केंद्र भी कहते हैं, वहाँ पे जाकर वो कुछ कागजात, कुछ दस्तावेज वहाँ प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पे उसका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जब वो करेगा कार्डधारक, तो उसके बाद वो हमारे वेबसाइट पे प्रदर्शित होने लगता है। वहाँ से हम उसका प्रिंट निकाल के उसकी जांच कराते हैं और जांच करके उसका राशन कार्ड निर्गत कर देते हैं। राशन कार्ड के लिए जो कागजात चाहिए, सबसे पहले मुखिया की फ़ोटो होनी चाहिए और मुखिया सहित जितने मेंबर हैं सबके आधार कार्ड बने होने चाहिए। किसी का खाता खुला होना चाहिए मुखिया या मेंबर का, उसे बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी चाहिए और आय प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए। इतने कागजात लेके वो ऑनलाइन आवेदन करा सकता है और वो हमारे कार्यालय में, तहसीलों में या जिला पूर्ति कार्यालय में आके स्वयं का वो दस्तावेज जमा कर देगा। तो हम अपनी आईडी से उसको ऑनलाइन करके, यदि वो पात्र है तो उसका राशन कार्ड निर्गत कर दिया जाएगा और उसको राशन मिलने लगेगा। विशाल जी, हमने आपकी जर्नी को समझा, आपके काम करने के तरीके को समझा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो आप कहाँ मिलते हैं, किस तरह से आपसे संपर्क करे वो? देखिए, मेरा छोटा सा नंबर है 9935888887 9935888887। आप फूडमैन विशाल सिंह लिखकर गूगल पे भी मुझे सर्च कर सकते हैं। और ये सहयोग, क्योंकि जो जोश से जोश जलाने का ये विचार है आपके सार्थक चैनल के माध्यम से जा रहा है, ये जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभी लाखों लोग भूखे हैं। अगर हम देखें कि हंगर इंडेक्स में जो हम गिर रहे हैं, हर साल करीबन 10 से 20 हज़ार लोगों की मौत भी भूखमरी से हो जाती है। तो अगर ये इसमें लोग धीरे धीरे आगे आएंगे, समाज से जोत जड़ेगी। जैसे कि मैंने अभी आपसे बीच में चर्चा के दौरान कह रहा था पुण्यों का फिक्स डिपॉजिट, तो उस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे कि अगर मान लीजिए धीरे धीरे लोग बाग आकर इस राशन की मुहिम में हमारी मदद करेंगे तो शायद ये विचार बहुत आगे हो जाएगा और केवल लखनऊ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान भर में कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है हमें आज के वक्त में ऐसी मुहिम चलाना जब इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी या तो भूखे पेट सोती है या फिर उससे वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। लेकिन न्यूट्रिशन के लिए हमारी गवर्नमेंट भी पूरे प्रयास कर रही है, पूरी कोशिशें कर रही है। दर्शकों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पे हम बात कर रहे हैं पौष्टिक आहार सबके लिए, और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से सेगमेंट के लिए।
फोर्टिफाइड राइस जो है इसका कॉन्सेप्ट सर कहाँ से आया, और क्या हम और भी जो अन्न हैं उन पे कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों तक पूर्ण पोषण पहुंचे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। फोर्टिफाइड राइस जो है सामान्य चावल ही है, उसमें अलग से एक फोर्टिफाइड चावल मिला दिया जाता है जिसका रेशियो 1:100:1 होता है। 100 ग्राम में 1 ग्राम ऐसा चावल मिलाया जाता है जिसमें विटामिन की मात्रा और खनिज की मात्रा को इनरिच करके उसको ज़्यादा बना दिया जाता है। इसी को फोर्टिफाइड राइस बोला जाता है। और जन सामान्य के लिए मैं बता दूं कि जो सामान्य चावल होता है उससे जो फोर्टिफाइड चावल होता है वो देखने में अलग लगता है, उसका कलर अलग होता है, वो थोड़ा मोटा होता है। और कभी कभी जानकारी का अभाव में आपने सुना होगा कि उसको लोग प्लास्टिक का चावल बोल देते हैं, जबकि वो प्लास्टिक का नहीं, वो विटामिन से और खनिज से भरपूर एक चावल है जिसको विटामिन, खनिज और सामान्य चावल को पीस कर फिर से एक चावल बनाया गया है। और वो चावल सामान्य चावल में 100 ग्राम में 1 ग्राम मिला दिया जाता है। बिल्कुल दर्शकों, आज के वक्त में हमें ये समझने की भी बहुत ज़रूरत है कि बच्चों को जो हम साधारण चावल खिलाते हैं वो खा तो बहुत मात्रा में रहे हैं, पर क्या उतना पोषण मिल पा रहा है? इसी के लिए फोर्टिफाइड राइस की ये मुहिम शुरू की गई है। सर से होते हुए मैं आपके पास आती हूँ विशाल जी, आपसे हमने इस बारे में बात की कि कैसे आप जोत से जोत जला करके जो भुखमरी है, जो न्यूट्रिशन है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, भुखमरी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आपके अनुभव भी मैं समझना चाहूंगी कि आपने जो कोविड के दौरान काम किया, जब सबसे ज़्यादा समस्या थी, वो किस प्रकार के रहे? कोविड में अपने आप में एक बहुत महामारी के समय में एक भयावह दौर हो गया था और हर आदमी परेशान था। भूख से व्याकुल लोग सड़कों पर आ गए थे। तो उसके साथ मुझे सौभाग्य मिला कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। खाद्य एवं रसद कार्यालय हो गया और आपका आपात राहत विभाग हो गया, इनके साथ हम लोगों ने एक कम्युनिटी किचन, जो एक नाम दिया गया है, इस नाम को देते हुए कम्युनिटी किचन शुरू किए। और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने के सारे अधिकारी हम जैसे लोगों की मदद कर रहे थे। हम लोगों ने 5 कम्युनिटी किचन डाले और यहाँ से 24/7 हम लोगों ने एक रसोई बनाई। यहाँ पे हमारे पास कॉल सेंटर था लोहिया संस्थान में, और यहाँ पे उस टाइम बहुत सारे अधिकारी, पुलिस कमिश्नर थे सुजीत कुमार जी, उन्होंने भी हमें सारे जितने पुलिस विभाग हैं वहाँ पे भोजन जा रहा था, उन्होंने मदद की। अभिषेक प्रकाश जी हैं, उन्होंने मदद की। और पूरा प्रशासन के साथ मिलकर हम लोगों ने करीब 7.5 लाख पैकेट राहत एवं आपदा विभाग में पहुँचाए। इसके अलावा हमारी पूरी टीम 24 घंटे झुग्गियों में जाते हुए भोजन और दूध ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा रही थी। साथ ही भारत सरकार की एक मुहिम है, मैं उससे भी जुड़ा हुआ हूं, FSSAI फूड सेफ्टी की, जो सेफ फूड, शेयर फूड, जॉय फूड, भारत सरकार की एक मुहिम है, जिसके तहत लोग बाग आपस में जुड़कर जो होटल हैं वहाँ से खाना लेते हैं और जहाँ पर खाना बचता है उन खाने को हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो उसके माध्यम से भी एक बहुत बड़ा ग्रुप हम लोगों को बना, जिसके माध्यम से करीबन ये लाखों लोगों की भूख, जो उस टाइम एक भूखमरी का दौर आ गया था, उसको निपटाने में सरकार के साथ हम लोगों ने एक बड़ा बीड़ा उठाया और उसमें हम लोग कामयाब रहे। होटल्स वगैरह में जो शाम को खाना बच जाता है, आप उस फूड को कलेक्ट करके जो सही लोग हैं उनमें जाकर के बांट देते हैं? हाँ जी, देखिए इसके लिए भी एक पैरामीटर है, WHO की रिपोर्ट है, FSSAI का एक नियम है कि 4 घंटे का खाना बचा होना चाहिए। हम लोग शादियों से भी ये खाना कलेक्ट करते हैं कि अगर जब शादियों में खाना बच जाता है तो हमारे पास 3 गाड़ियां हैं जहां पे हमारे नंबर पे लोग फ़ोन करते हैं और उस गाड़ी खाने को यदि हम देखते हैं कि वो अगर ठीक है और गुणवत्ता युक्त भोजन है तो उसको लाकर हम ज़रूरतमंद झुग्गी झोपड़ियों में हम लोग बांटते हैं। और अब तो ऐसे बहुत सारे लोग हो गए हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे शादी और जो ऐसे हैप्पीनेस वाले त्यौहार होते हैं, उत्सव होते हैं, इसमें ज़रूरतमंद लोगों को भी आज अवेयरनेस आ रही है। आप जैसे दूरदर्शन जैसा इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहा है, इससे अवेयरनेस आ रही है। आज जहाँ सभी चैनल एक कमर्शलाइजेशन में लगे हुए हैं, दूरदर्शन इस तरह के पॉजिटिव कार्यक्रम करता है।
क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। बिल्कुल आपने सही कहा विशाल जी, आज के वक्त में दर्शकों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसी मुहिम को शुरू करने की, और अगर आप शुरू नहीं कर सकते हैं तो किसी ना किसी ऐसी मुहिम में हिस्सा बनने की, उसको अपना पूरा सहयोग देने की। परवेज साहब मैं आपके पास आऊंगी। आपसे हमने राशन कार्ड बनाने की पूरी विधि को समझा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। एक उत्सुकता वक्त मैं ये भी प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या ग्रामीण जनसंख्या और जो शहरी जनसंख्या है उनके लिए कुछ फर्क है इसमें? जी मैं बताना चाहूँगा, राशन कार्ड बनाने में ग्रामीण जनसंख्या का जो भी हमारी जनसंख्या है उसका 80% हम लोग कवर करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत, जबकि शहर में ये सामान्यतः माना जाता है कि गरीबी कम है। अतः शहर में हम लोग जो भी आबादी, शहर की आबादी है, जनसंख्या है, उसका 64% हम लोग राशन कार्ड में आच्छादित करते हैं। तो दोनों शहर और ग्रामीण में मानकों में भी थोड़े अंतर हैं, और जो हम लोग आच्छादन करते हैं, जिनके राशन कार्ड बनाते हैं, उसके साइज में, उसकी संख्या में भी अंतर है। दर्शकों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पे हम बात कर रहे हैं पौष्टिक आहार सबके लिए, और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से सेगमेंट के लिए। मथुरा में बनी तुलसी की कंठी माला देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंच रही हैं। विभिन्न प्रकार जैसे राधा कृष्ण नाम तो कहीं उनकी युगल स्वरूप की तस्वीर से बनी कंठी माला का निर्माण होता है। ऐसी सैकड़ों प्रकार की तुलसी से बनी कंठी माला ब्रज में आने वाले भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। दिखने में छोटी सी लगने वाली ये कंठी माला बनाने की प्रक्रिया एक लंबे क्रम से गुजरते हुए भक्तों के कंठ तक पहुंचती है। तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ियां और उनकी जड़ें इस कुटीर उद्योग के लिए बेहतर मानी जाती हैं, परंतु तुलसी के साथ साथ कदम्ब, तमाल और नीम के वृक्षों की सूखी लकड़ियां भी अब इस काम में प्रयुक्त होने लगी हैं। सर्वप्रथम सूखी लकड़ियों को छांटकर उन्हें चाकू या आरी की सहायता से 2 भागों में बांटा जाता है। फिर कटे हुए टुकड़ों को ग्राइंडिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये टेढ़े मेढ़े लकड़ी के टुकड़े ग्राइंडर से तराश कर चिकने किए जाते हैं। ग्राइंड किए गए बड़े टुकड़े छोटे छोटे बराबर के टुकड़ों में काटने के बाद अब इन पर प्रिंटिंग होती है। प्रायः यहाँ पर राधा कृष्ण की छवि या उनका नाम ही प्रिंट होता है। यहाँ पर आधुनिक तकनीक और मशीनों की सहायता ली जाती है। ग्राइंड किए हुए छोटे छोटे लगभग एक समान लकड़ी के टुकड़े एक सांचेनुमा प्लेट में व्यवस्थित किए जाते हैं। ये प्लेटनुमा सांचा मशीन में रखा जाता है और उसके बाद इस पर अलग अलग डिजाइन प्रिंट की जाती है। इन सांचों में एक कटिंग होती है जो कंप्यूटर की सहायता से उचित माप रखकर बनाई जाती है। ये साइज आवश्यकता अनुसार बड़े या छोटे कैसे भी हो सकते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप में एक निश्चित माप के साथ बनाई गई राधा कृष्ण की आकृति की आउटलाइन प्रिंट की जाती है। इसमें 10 या 15 मिलीमीटर का इक्वल गैप देकर उसे ग्राइंड किए हुए लकड़ी के टुकड़े को सांचे की आउटलाइन पर रख दिया जाता है और इस प्रकार सेट किया जाता है कि वो हिल न सके। अब ये प्लेट मशीन में सेट कर दी जाती है और
चला दी जाती है। इसके बाद आप इन्हें ध्यान से देखें तो लगेगा कि प्लेन लकड़ी का टुकड़ा अपना रूप बदलकर मोती या लॉकेट के रूप में दिखाई देने लगता है। इन मोतियों को पिरोकर माला तैयार की जाती है और लॉकेट के ऊपरी सिरे में घुंडी नुमा हिस्से में ड्रिल के द्वारा छेद बनाया जाता है और फिर ये भी माला में पिरोने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। तुलसी के मनके और लॉकेट विभिन्न डिजाइनों में बनाए जाते हैं। अब ये सारा सामान थोक की मात्रा में दुकान पर पहुंचता है। यहाँ पर ये कंठी माला, जपमाला और विभिन्न गुटका और लॉकेट वाली माला के रूप में अलग अलग पैक किया जाता है। पैकिंग के समय संख्या का निर्धारण भी हो जाता है। जपमाला भी 4 प्रकार की बनाई जाती है, 27 मनके की, 54 मनके की, 108 मनके की और इन सब से अलग हजारा माला। इसमें 1000 मनके होते हैं। वृंदावन और मथुरा की दुकानों में जब ये सामान सजा हुआ दिखाई पड़ता है तो बरबस ही लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। यही आकर्षण इस व्यवसाय की ऊंचाइयों का निर्धारण बिंदु होता है। विशाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप ये मुहिम काफी लंबे वक्त से चला रहे हैं। समाज में आपने ही कहा था जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे कि अगर मैं 100 लोगों को बताऊंगा तो कम से कम 10 लोग तो तैयार होंगे। अभी तक आपने कितना पॉजिटिव रिस्पांस देखा है? मैं तो कहता हूं कि इसमें मुझे लगभग कामयाबी मिलती ही है। और फिर मैं कुछ ऐसी बात अगर कहूं कि जिसमें मैंने ये देखा है कि यह हमारा सौभाग्य होगा कि हम किसी ज़रूरतमंद लोगों की पीड़ा को कम करने का प्रयास कर पाएँ। जब भी मैंने किसी आदमी से बात इस पॉजिटिव वे में की तो अक्सर मैं तो कहता हूं कि मुझे 100% ही मैं कहूँगा कि मुझे इसकी सक्सेस नहीं मिलती है। आज नहीं कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों वो आदमी आता है कि कम से कम चर्चा तो करें, हम जिक्र तो करें, हम बताएं। तो आज लोग बात कहते हैं कि जैसे एक कहावत है कि इस हाथ से कर इस हाथ को नहीं बताया जाए सेवा के लिए, लेकिन मैं कहता हूं साथियों कुछ पॉजिटिव बातों को बताने की भी जरूरत है। आज हम लोग ट्रोल करने लगते हैं किसी भी बात को कि ये देखिए सेवा कर रहे हैं और उनको दिखा रहे हैं। साथियों यह भी जरूरी है। प्रयास कैसे पता लगेगा, पता कैसे लगेगा और लोगों तक मुहिम कैसे पता लगेगी? आज आपके मन में बात आई। एक सूफी ने कहा है कि इबादत करने से गल बंदी है, किसी की आज बंदी है, किसी की कल बंदी है। तो आज जो मैंने बात रखी है वो मेरी बात आज बनेगी, आज नहीं कल बनेगी, परसों नहीं नरसों बनेगी। कभी ना कभी आपके मन में बात आएगी कि चलो एक आदमी अच्छा काम कर रहा है, आज अपना जन्मदिन बना लें या अपनी मैरिज एनिवर्सरी बना लें या किसी की स्मृति में बनाकर हम जैसे लोगों की मदद करें। तो होता है और मेरे को तो लगता है कि अगर अच्छे आदमी से आप बात कर रहे हैं और वो ऊपर वाले का बंदा है, उसने हमें एक बुद्धि, विवेक, ज्ञान, करुणा दी है, तो वो मेरी बात से लगभग 100% कन्विंस होता है और हम जैसे लोगों की मदद करता है। दर्शकों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पे हम बात कर रहे हैं पौष्टिक आहार सबके लिए और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से सेगमेंट के लिए। शिव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी, शुभ करने वाले। यजुर्वेद में भगवान शिव की महिमा का मंडन शांतिदाता के स्वरूप में वर्णित है। शिव सृष्टि की स्थापना, पालन और विनाश के आधार हैं। इसी कारण शिव जी को महादेव संबोधित किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यूं तो अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है। अनेक नामचीन इमारतों का गवाह है। इसी क्रम में लखनऊ शहर की धरती पर सुस्थापित विविध धार्मिक महत्व के प्राचीनतम पावन दर्शन के मंदिरों की भी विशिष्ट पहचान है। शहर के बीचों बीच से बहने वाली सनातन धर्म में पूजित और मान्य नदी गोमती लखनऊ का गौरव ही नहीं अपितु जीवन रेखा के समान है। गोमती के किनारे पर डालीगंज के समीप ही सुप्रसिद्ध प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर में स्थापित शंकर भगवान का शिवलिंग अति प्राचीनतम बताया जाता है। दरअसल लखनऊ में कश्मीर ब्राह्मणों ने आकर शिवलिंग की विशिष्ट आराधना के महत्व को बढ़ाने में योगदान दिया। इस मंदिर के मुख्य महंत गुजरात स्थित जूनागढ़ के नागा संत संप्रदाय से संबंधित सुप्रसिद्ध जूना अखाड़े से आते हैं। मौजूदा समय में इस मंदिर में महिला महंत अनेक वर्षों से मंदिर की विशिष्टता, महत्ता और पहचान को और भी ज्यादा बढ़ाकर
इस मंदिर में नियमित दर्शन करने वाले शहर के और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को जोड़ने का दायित्व बखूबी निर्वाह कर रही हैं। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन बताया गया है। इसी कारण आदि गंगा कही जाने वाली पवित्र नदी गोमती के तट पर बसी इस नगरी को छोटी काशी के नाम से भी जाना गया है। कहा जाता है कि राजा हिरण्यधनु ने युद्ध के दौरान अपने शत्रुओं को पराजित करके अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर मनकामेश्वर शिव मंदिर को सुस्थापित करवाया। इस विशाल मंदिर पर 23 स्वर्ण कलश सुशोभित थे। कालांतर में दक्षिण भारत से इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने के लिए आने वाले द्रविड़ शिव भक्तों ने मिलजुल कर मंदिर का पुनरुद्धार कराया, क्योंकि वहां के दर्शनार्थियों में इस मंदिर के लिए विशेष श्रद्धा व अप्रतिम आस्था विद्यमान थी। आगे चलकर बंगाल के सुप्रसिद्ध तारकेश्वर शिव मंदिर के उपासक साहिलों ने इस मंदिर को संरक्षण दिया। मौजूदा समय में अवलोकित मंदिर के भव्य स्वरूप के निर्माण में लखनऊ शहर के ही एक प्रसिद्ध सेठ पूरन शाह ने अपना अथक योगदान दिया है। कल कल बहती गोमती के हरे भरे तट के सन्निकट स्थित मनकामेश्वर मंदिर में यूं तो हर दिन दर्शन लाभ के लिए दर्शनार्थियों का आना होता है, तथापि सोमवार के दिन भारी संख्या में अलग सुबह से फिर पूरे दिन और रात की विशिष्ट आरती के बाद तक श्रद्धालुओं की कतार लगी रहती है। सावन के पूरे महीने के तो क्या कहने, भक्तों का अनवरत तांता लगा रहता है। महाशिवरात्रि के विशिष्ट अवसर पर तड़के से ही मीलों लंबी भक्तों की कतार अजब शमा बांध देती परिलक्षित होती है। मंदिर परिसर में अन्य विविध आराध्य देवी देवताओं की भी भव्य और आकर्षक प्रतिमाएं भक्तों की आराधना से परिपूर्ण होती हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के बाहरी इलाके में कतारबद्ध फूलमाला और खासकर भोलेनाथ को चढ़ाई जाने वाली पूजन सामग्री यथा बेलपत्र, धतूरा, मदार पुष्प, शमी पत्र व प्रसाद की करीने से सजी धजी दुकानें और भी नैनाभिराम परिदृश्य प्रस्तुत करती नजर आती हैं। मुख्य आरती का परिदृश्य अति भव्य और चित्ताकर्षक अवलोकित होता है। इसमें मंदिर की प्रमुख महिला महंत स्वयं सहभागी होती हैं। मैं दिव्यागिरी मनकामेश्वर मठ मंदिर से आदि गंगा गोमती के तट पे मनकामेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। चूँकि अगर हम इसकी प्राचीनता को देखते हैं या लखनऊ के विषय की बात करते हैं तो ये बहुत ही प्राचीन है और 2 युगों के काल का ये मंदिर है। वैसे मान्यता है और हमारे पूर्वज भी ऐसा मानते हैं और बोलते हैं कि लक्ष्मण जी ने केदारनाथ धाम से जल लिया कलश में और वो वहाँ से आके मनकामेश्वर महादेव उन्होंने यहाँ पे कलश अभिषेक किया। तो उस अनुसार भी हम 2 युगों का ये मंदिर मानेंगे और मान्यता है यहाँ पे अत्यधिक कि जो भी हम मन में सोचते हैं वो अवश्य यहाँ पूर्ण होता है। और विशेष जो सावन या सोमवार या अन्य जो शिव जी से जुड़े हुए पर्व होते हैं, शिवरात्रि, कजरी तीज, इनकी जो पर्व के दिन की जो आरती होती है या जो सोमवार के रात्रिकालीन आरती होती है, अगर उसमें आप उपस्थित होगे, किसी भी प्रकार की अपनी मनोकामना या इच्छा रखते हैं तो वो अवश्य ही पूर्ण होती है। जो विशेष एक मनुष्य के जीवन की जो इच्छाएं होती हैं, मैंने अपने पूरे इस जब से मैं यहाँ हूँ मैंने देखा कि जो वो मांगते हैं, चाहे वो बच्चे को लेके हो, शादी को लेके हो, नौकरी हो या जो सन्यास्त हो चुके हैं साधु, अगर उन्होंने अपने यहाँ पे तपस्या पूजन किया है तो भी वो अपने मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और हम लोग जो भी सन्यास परंपरा में, चूँकि हम लोगों की ये 6ठी पीढ़ी है, 5 पूर्व के जो महंत हैं वो हो चुके हैं, उनके द्वारा जो ये रचाया बसाया गया मंदिर है या जो इसका विकास हुआ है वो तो है ही। इस मंदिर के भी जो प्रकल्प हैं मेन वो नदी संरक्षण को लेके हैं। हम लोग गोमती जी की आरती करते हैं और चूँकि शिव जी का जब हम विग्रह देखते हैं तो गंगा जी सर्वोपरि हैं, तो अगर उनके विग्रह को देखें और उनके स्वरूप को देखें तो भी उन्होंने जल तत्व को सर्वोपरि रखा है। तो उस अनुसार भी हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि जो हमारी लखनऊ की जीवन रेखा है उसको हम लोग कैसे साफ कर सकते हैं, कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, कैसे उनका अविरल प्रवाह रह सकता है। एक इकाई के रूप में हम लोग जो कर सकते हैं, यहाँ पे मनकामेश्वर ओपन घाट है, यहीं से मंदिर से थोड़ी दूरी पे आगे, तो उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध रहते हैं। जो भी यहाँ के महंत हैं वो उस कार्य को करते हैं। और जल, कन्या और गौ, इन तीनों पे ही इस मंदिर का हमेशा ही कार्य रहा है। और
हमसे जुड़े जो भक्त होते हैं उनको हम लोग प्रेरित करते रहे कि इन तीनों पे ही जो हम लोगों का सहयोग कर सकते हैं वो अवश्य करते हैं। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। पास में आऊंगी अपना प्रश्न लेकर के। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं और राशन का वितरण जो गरीब जनता है उसके लिए पूरी तरीके से हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है या किसी को शिकायत है सिस्टम से तो वो कहाँ जाकर के शिकायत करे, कैसे संपर्क करें? खाद्य एवं रसद विभाग ने अपने राशन वितरण योजना को पारदर्शी बनाए जाने हेतु बहुत से परिवर्तन किए हैं। हमारी एक वेबसाइट है जिसका मैं बता दे रहा हूँ, fcs.up.gov.in। इस वेबसाइट पे हमने सब कुछ अपलोड कर रखा है कि कब राशन उठा, किस दुकानदार का कितना राशन उसकी दुकान पे गया, कितना राशन उसने बांटा, कितना उसके स्टॉक में अवशेष है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में हमने डाल दिया है। लेकिन ये इतना बड़ा सिस्टम है तो हो सकता है कहीं कुछ कमियां रह गई हों, तो कुछ कार्डधारकों की शिकायतें रहती हैं। सामान्यतः शिकायतें ये रहती हैं कि कोटे राशन कार्ड नहीं बना है या उसमें यूनिट नहीं जुड़ा है या किसी का नाम कटवाना है या कोई कोटेदार दुर्व्यवहार कर रहा है, कुछ अनियमितता कर रहा है, तो उसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में हमारे एसडीएम साहबान हैं, तहसील स्थित कार्यालय में जाके वहाँ पे कंप्लेन की जा सकती है। वहाँ हमारे पूर्त निरीक्षक सप्लाई इंस्पेक्टर बैठते हैं, उनसे शिकायत की जा सकती है। और शहर में हमारे क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वहाँ पे शिकायत की जा सकती है। जिला पूर्ति अधिकारी बैठते हैं, वहाँ शिकायत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है जिस पे कोई भी जाके शिकायत कर सकता है। 1800-150 ये हमारा टोल फ्री नंबर है खाद्य एवं रसद विभाग का। इस पे कोई भी शिकायत तुरंत दर्ज की जाएगी और वो संबंधित जिले को भेजकर वहाँ से उसका समाधान करा दिया जाता है। IGRS सिस्टम है, जैसे आप शिकायतें करते हैं वहाँ IGRS सिस्टम में भी आप शिकायत कर सकते हैं। अपनी कंप्लेन वेबसाइट पर जाके जो मैंने बताया fcs.up.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं। आपको उसका रेफरेंस नंबर मिलेगा और शिकायत का समाधान करके आपको अवगत भी करा दिया जाएगा। विशाल जी, हमने जैसे आपसे आपकी जर्नी के बारे में समझा, आपके अनुभवों के बारे में समझा, लोग कितना हद तक बदल रहे हैं इसको समझा। क्या जो हमने एक लंबा कोविड का दौर झेला उसमें आपको लगता है कि लोग कुछ बदले हैं या कुछ ज्यादा समझदारी आई है या फिर वापस से दुनिया उसी ढर्रे पर चलने लगी है? देखिए, यहाँ आपकी जो आपने दोनों जो क्वेश्चन पूछा है इसी में दोनों जवाब भी हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को बदलने का प्रयास किया है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसी ढर्रे पे दोबारा से भूल गए हैं इस भूखमरी को। लेकिन जो चेतनावान व्यक्ति हैं, जिनमें समझ है, जो इस दर्द को जिन्होंने जहा है, जिनके घर के लोग इस दुनिया में अब नहीं हैं, बहुत से लोगों ने संकल्प लिया है कि हम अब मानवता की जोत जलाएंगे। आज मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हैं धीरे धीरे। मैं आपको बताऊं, इंडिया ही नहीं विदेशों से भी मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब तो धीरे धीरे मैं बता रहा हूं कि और अच्छा, सबसे अच्छा ये हो रहा है कि कुछ मैं आपको एक कोड करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में एक बड़ी अच्छी मुहिम बनारस से कौशल राज शर्मा जी जो आगे कमिश्नर हैं उन्होंने शुरू की। विश्वभूषण मिश्रा जी हैं, उसको देख रहे हैं। बनारस काशीराज विश्वनाथ मंदिर से 10,000 लोगों को पर डे जो भक्त हैं उनके साथ साथ अस्पतालों में और ज़रूरतमंद जगहों पर भोजन भेजा जा रहा है। तो सरकार की अगर इस तरह की मुहिम इतने बड़े बड़े मंदिरों से अगर इतनी बड़ी बड़ी संख्या में ज़रूरतमंद लोगों को, मैं आपको बताऊं, वहाँ का सौभाग्य मुझे मिल रहा है थोड़ी सी सेवा करने का। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि थोड़ा सा उसमें मेरे को भी मौका मिल रहा है। तो और कौशल राज जी उस मुहिम को देख रहे हैं। जितने भी वहाँ पर बस अड्डे हैं, अस्पताल हैं, चौराहे हैं, वहाँ पर रोज़ लगभग ये 10,000 लोगों को पर डे भोजन भेजने का ये लक्ष्य है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। मतलब इस तरह के विचार अगर मंदिरों के साथ जुड़ जाएं, मंदिरों के साथ जुड़ जाएं, गुरुद्वारों के साथ जुड़ जाएं और हर आदमी अगर ये छोटा छोटा संकल्प ले ले, तो मुझे लगता है कि आज बनारस में जैसे ये विचार रखा गया है, फिर अयोध्या का विचार है, धीरे धीरे आज मैं तो कहूँगा दोनों अधिकारियों को जिनके नेतृत्व में मुझे मौका करने सौभाग्य मिल रहा है, कौशल राज शर्मा जी, विश्वभूषण मिश्रा जी, ऐसे और साथ में प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो अगर इस तरह की मुहिम शुरू हो जाए तो मुझे लगता है कोई भी शहर में कोई भी आदमी, क्योंकि हर मज़हब में लोग नेकी करना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू भाई, मुस्लिम भाई,
सिख भाई, कोई भी भाई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब जगह ये नेकी के कार्य होते हैं। सभी जगह अगर इस तरह के लंगर खोल दें, है ना, और होता ही है, तो मुझे लगता है कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि इतना हमारे लोगों के पास सेवा भाव में चढ़ावा आता है, ये पॉजिटिव चढ़ावा है। और इसको इस तरह का ये प्रयास जो किया गया है पहली बार, तो मेरे को तो इसका बड़ा सराहनीय मैं कहूँगा। और भारत सरकार के साथ साथ सभी अधिकारियों का मैं सराहना करूँगा कि इस तरह के पॉजिटिव कार्य हैं। अगर इस तरह के विचार कर ली जाए तो हम जैसे लोगों की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत ज़रूरत है आज के वक्त में ऐसे विचारों की। सर, अपना अंतिम प्रश्न लेकर मैं आपके पास आऊंगी। आपसे हमने शिकायती सिस्टम के बारे में तो पूरा समझ लिया, लेकिन जो अन्न हम वितरण करते हैं उसकी गुणवत्ता को मापना, कि उस अन्न में कहीं कंकड़ नहीं हो, कहीं टूटा नहीं है, हम कैसा अन्न दे रहे हैं, क्या उसकी गुणवत्ता की भी कुछ जाँच की जाती है या उसके भी मानक तय किए जाते हैं? विभाग द्वारा अच्छी गुणवत्ता का और बहुत ही पोषक वाला खाद्यान्न कार्डधारकों के बीच में बंटवाया जाता है। FCI से जहाँ से हमारा खाद्यान्न राशन की दुकान पर जाता है, वहाँ पे क्वालिटी मैनेजर होते हैं। वो जो भी खाद्यान्न वहाँ से इशू होता है उसको चेक करते हैं, उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, बहुत ज़्यादा नमी ना हो, वो साफ़ हो। वहाँ उसके बाद ही उसको वहाँ से हमारे जो ठेकेदार हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, उसको लोड करके राशन की दुकान पर ले जाते हैं। इसमें पर्याप्त बीच बीच में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा उनके भंडार गृहों का निरीक्षण किया जाता है। अगर कोई कमी पाई जाती है, कोई इस तरह की बात पाई जाती है, तो उसको दूर भी किया जाता है। बिल्कुल, इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो चला है। परवेज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों, नमस्ते यूपी के इस खास एपिसोड से मैं लेती हूँ आपसे विदा, लेकिन इस वादे के साथ कि अपनी दौड़ती भागती जिंदगी में से आप थोड़ा सा वक्त निकालेंगे और इस बात को समझेंगे कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जा रहा है। नमस्कार।